हाँ जी, आप कॉपी चेक कराएं भाई जरा जी, जो काम किया आपने। आपने कौन कौन सा सवाल किया है? ये तो वो पिंग शिंग बाद में। अच्छा जी, ये क्या किया है? फोर नहीं किया? क्यों? हाँ, करना क्यों नहीं था? मैंने कहा था खातून कहते हैं, उन्होंने कहा था कोशिश कीजिएगा सर, आपने कहा था तो तुसी कोशिश नहीं की थी। रीड तो मैंने यहाँ लिखा है, बाद में बोला भी था कोशिश करनी है। हैं? रीड करना है? हाँ भी रीड किया तुमने? रीड भी नहीं किया ना? तो छुट्टी करा देनी है तेरी, मैंने निकाल देना क्लास से। दूसरी क्लास से तो मैंने निकाल दिया, लड़के लड़कियां सब। हैं? और तुम्हें दूसरी दफा टीका लग रहा है, तेरी मेहरबानी आई कैब के पास फीसें जमा कराने की बजाय किसी गरीब को दे दे, अगर पैसे बहुत ज्यादा है तो। आइंदा तुमने सवाल ना किया हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं। ठीक है? क्या कहते हो? नहीं ठीक? हाँ भाई, तुमने किया है? वो जो रीड करना था वो रीड भी करके आया है? चलो कॉपी अपना रजिस्टर निकालो, मैं अभी पूछता हूँ जरा क्या रीड करके आए हो। चलो लेकिन पहले सवाल नंबर 3 पर आए। सवाल नंबर 3 पर आए, आउटसोर्सिंग के। और जैकेट पहनी हुई है तो हवा ले ही जाना है। और तुम्हें आदत पड़ी हुई है हवा लैन दी। हैं? अच्छा, हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं बच्चों? डिसीजन मेकिंग? नहीं नहीं, डिसीजन मेकिंग के नाम से नोट्स है ना? हाँ, नोट्स डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स। अच्छा जी, आ जाए। क्वेश्चन नंबर 3 पर आए पहले। इस सवाल में किसी बच्चे का कोई भी मसला मसाइल है तो वो पूछ सकता है, लेकिन ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट की थ्योरी अभी मैंने पढ़ानी है, अभी आज बताता हूँ सी पार्ट की थ्योरी। और ये आती है थ्योरी, ये फेमस है। आपको तो शायद ये अभी एक दफा नजर आ रही है, किसी और चैप्टर के किसी और सवाल में पास पेपर में ये बार बार आई हुई है। अब वो बाई चांस हमने कॉपी नहीं की हुई यहाँ पे, सिर्फ थ्योरी, क्योंकि वो किसी और चैप्टर के साथ आई हुई है ए पार्ट के तौर पर। ये जो तीसरा सवाल है इसका सी पार्ट फिलहाल अभी हम छोड़ें, ये क्योंकि मैंने अभी पढ़ाना है आज। बाकी इस सवाल में किसी बच्चे का कोई मसला, ये वाले तो ओवरहेड्स रेलेवेंट ही नहीं होते, और ये वाली डेप्रिसिएशन भी रेलेवेंट नहीं है, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉस्ट में पुराने एसेट्स की है। नए एसेट की डेप्रिसिएशन रेलेवेंट हो सकती है अगर आपको लाइफ दी हो, ये रूल मैंने पढ़ाया था। तो ये दारा एक नई मशीन लेने जा रहा है। क्या लेने जा रहे हैं? सवाल ये है कि ये इदारा एक नई मशीन लेके अगले साल मैन्युफैक्चरिंग कर सकता है। ऑप्शन 2 ये है कि नई मशीन से मैन्युफैक्चरिंग करने की बजाय क्यों ना इदारा उसको बाहर से, अब बच्चे दो अलग टेबल में भी कर सकते हैं सवाल को, आप आपकी मर्जी है। एक टेबल भी बना सकते हैं जो हमने किया है, कि मैन्युफैक्चरिंग की सारी कॉस्ट को सेव कर दें, पहले कॉस्ट निकाल लें एज अ सेविंग, और बाइंग की कॉस्ट, यानी दोनों ऑप्शन को इकट्ठा भी सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इकट्ठा ही सॉल्व कर रहा हूँ। इसमें अब आपका क्या मसला है जी? क्या मसला था? हाँ, डेप्रिसिएशन ऑफ एग्जिस्टिंग एसेट रेलेवेंट नहीं होती, लेकिन डेप्रिसिएशन ऑफ न्यू एसेट रेलेवेंट हो सकती है, आई कैप का रूल है। तो ये नया प्लांट 240 मिलियन का, उसकी लाइफ कितने साल है? 6 साल है। सॉल्वेज वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं है, तो 240 मिलियन माइनस 0 डिवाइडेड बाय 6 साल लाइफ, तो 1 साल की डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी? 40 मिलियन। तो ये कॉस्ट है। अगर हम अगले साल मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो ये कॉस्ट लगेगी, और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाइंग पे जाएंगे तो ये डेप्रिसिएशन कॉस्ट सेव होगी। तो आपने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस ऑफ न्यू मशीन को आगे लिखना है सेविंग के तौर पर जी, फिक्स कॉस्ट की सेविंग। और कोई सवाल?
ये तो ये दूसरे पॉइंट में जहाँ पर इसमें 6 लाख का होगा, तब भी डेप्रिसिएशन तो इतनी आनी है। मतलब ऊपर वहाँ पर 6 लाख की जगह 7 लाख में से, लेकिन ऊपर तो इतना पैसे वो 6 लाख में ऊपर ऊपर वाला लाख रुपए होता है, तो पे करना पड़ता है। नहीं, सुन लें, सवाल क्या है आपका, सुन लें। मेरा ख्याल है आपने ये पूछा है कि मशीन की कैपेसिटी 6 लाख है, लेकिन आपकी जो डिमांड या रिक्वायरमेंट है वो, फिर इसका मतलब है 1 लाख तो लाजमी परचेज करना है। फिर भी आप डिसीजन मेकिंग 6 लाख के लिए करते ये टेबल आप कितने लाख के बनाते, और नीचे आखिर में एक नोट दे देते कि 1 लाख यूनिट तो इन एनी केस वी आर बाउंड टू परचेज, क्यों, ड्यू टू शॉर्टेज ऑफ द कैपेसिटी। उसका लिए तो फिर हमें डिसीजन लेने की जरूरत ही नहीं थी ना। नहीं समझ आ रही है? हमारी मशीन में कैपेसिटी कितने यूनिट की है, 6 लाख, और आपको रिक्वायर्ड कितना है। इसका मतलब है आप 6 लाख के बारे में तो राय दे सकते हैं कि खुद बनाएं या बाजार से ले लें। ऊपर वाला 1 लाख तो आप कभी भी नहीं बना पाएंगे क्योंकि आपका मशीन ही नहीं है। तो ऊपर वाला 1 लाख तो परचेज ही होगा। तो वो जो मैं 2 एरो नहीं बना देता था, वैसे ही आप 1 लाख को तो छोड़ दें, ये तो आउट ऑफ डिसीजन बात हो गई। उनका नोट दे दें कि अनअवॉइडेबल है 1 लाख यूनिट परचेज होना। तो हमने असल में जो डिसीजन मेकिंग करनी है, जिसके लिए हमारे पास आज़ादी या चॉइस है, वो 6 लाख यूनिट्स होगा। ऊपर वाले 1 लाख पे वी डोंट हैव एनी चॉइस और एनी ऑप्शन। उम्मीद है बात समझ आ रही होगी। वो 1 लाख परचेज करना ही करना है। उसको आपने टेबल में काउंट ही नहीं करना 1 लाख यूनिट्स को। वो टेबल से बाहर अलहदा लिखे जाएंगे कि जनाब ये तो 1 लाख परचेज होने ही होने हैं, रिमेनिंग 6 लाख के लिए फैसला होगा। वो 6 लाख के लिए फिर टेबल बन जाएगा। और जी, किसी का कोई और सवाल इसमें समझ आ गया था? खवातीन कोई सवाल? कोई नहीं, देख के किया है। किसी ने क्या क्या देखा है, पॉइंट देखा हो कोई सवाल में? क्या देखा था आपने? डेप्रिसिएशन देखी थी। हाँ, तो जिसने डेप्रिसिएशन देखी उसको ये वाली मेरी स्लाइड याद नहीं थी। अभी मैंने इन बच्चों को दिखाई थी स्लाइड, अब मुझे खुद नहीं याद वो कौन सा पेज है। ये मैंने करवाया था रूल, और मैंने आपसे कहा था ये सारे रूल एक पेज पे प्रिंटर के लिख लें। कल वो प्रिंटर का सफा मुझे चाहिए सबका, जिस पे ये रेलेवेंट कॉस्टिंग के सारे ट्री श्री बने हों एक सफे पे। किस पे? एक सफे का मतलब होता है प्रिंटर का फ्रंट और बैक साइड। प्रिंटर वाला जो ब्लैंक पेज नहीं होता जिसपे लाइनें लूनें नहीं होती, वो वाला। चाहे लीगल साइज का ले लो, चाहे A4 साइज ले लो, चाहे A5 साइज ले लो, बड़े तो बड़ा साइज ले लो पवे। नहीं समझ आ रही? तो कल मैंने ये चेक करना है, जिसके पास ना होगा उसको वापस जाना पड़ेगा। कमांडो एक्शन है कल। पिछले सारे भी। वाह, बड़ी गल है, बड़ा साइंसदान है तू बेटा। एग्जाम क्वेश्चन कैसे आते हैं? रेलेवेंट कॉस्टिंग के 3 तरह से सवाल आते हैं। वो मटेरियल के रेलेवेंट कॉस्ट के रूल, लेबर के, वेरिएबल ओवरहेड के, फिक्स्ड ओवरहेड के, ओवरहेड यानी ओवरहेड, और ये नॉन करंट एसेट। ये फ्रंट बैक होने चाहिए। मैं सफा देखूं तो मेरे जहन में सारे रूल आ जाने चाहिए, और वो सफा संभाल के रखना है। बाद सुट ना देंगे, पकौड़े ना खा लेंगे थे। ये जो मसला आया ना तुम्हारे वजह, ये तुम्हारे हाथ में रूल नहीं है, तुम्हारे दिमाग में है। जितने तो रह गए दिमाग में, उतने तो तुम कर लोगे पेपर में या टेस्ट में। और जो दिमाग से एक आधा स्लिप हुआ नहीं तो गया। तो भाई वो पेज बनाओ जो बार बार रिवाइज करना है। ताड़ी मेहरबानी, तरीका आपको बता रहे हैं। आप नो डाउट छोटी 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 इतनी चीजें हैं, लेकिन ब्रॉड रूल्स तो आप एक सफे पे लिख सकते हैं, और एक चैप्टर का एक ही सफा होना चाहिए। तो अभी तक आपने जितने चैप्टर किए उनका एक एक सफा नहीं बनाया, तो आपने नखट्टू पढ़ा है, आपको पढ़ना भी नहीं आता कॉस्ट। मुझे नहीं पता रिपोर्टिंग में क्या होता है। रिपोर्टिंग में तो वैसे सवालों की नो डाउट हर सवाल में 70-80% डाटा वहां पे भी सेम होता है। 10 से 20% में नई एडजस्टमेंट, नए स्टैंडर्ड और कुछ होता है। हर दफा होता है, उसमें भी नया है, लेकिन वो आपको फील नहीं होता। इधर ज्यादा फील होता है, क्योंकि इधर तक पहुंचते हुए आपने अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ एक ही दफा पढ़ी है, पहली और आखिरी दफा पढ़ रहे हैं, अगर आप पढ़ रहे हैं तो। नहीं तो अगली दफा भी है, वो आपके ऊपर है।
जी। अच्छा, आगे और क्या है जी? किसी का कोई और सवाल तीसरे में? किसी का नहीं है? चौथे पे आ जाओ जरा। क्वेश्चन नंबर 4, ये मैंने करवाना नहीं, मैंने आपको पढ़ने को कहा था। कुछ बच्चों ने ट्राई किया, तो जिन्होंने ट्राई किया अच्छी बात है, जिन्होंने ट्राई, बल्कि सॉरी वो पढ़ ले पहले। मैंने आपको ये जो इसके सी पार्ट में थ्योरी थी, ये थ्योरी, ये हमारे नोट्स में मौजूद है थ्योरी। व्हाट अदर फैक्टर्स, ये नोट्स में भी मौजूद है, लेकिन आपने लिखनी इस आंसर में से है। मतलब इसको पढ़ ले, मैं तो यहाँ पे लिख रहा हूँ फैक्टर्स टू बी कंसिडर्ड फॉर आउटसोर्सिंग डिसीजन। ये पढ़ ले जी। जो ये घर से पढ़ रहे हैं उनको उम्मीद है नजर आ रहा होगा, और आप लोग भी बोल पड़ा करें। मुझे तो ऐसे लगता है जैसे खामोश बैठे फिल्म देख रहे हैं। तो जरा थोड़ा सा पता लगे, क्लास बैठिए, को हाँ हूँ ही हूँ को लिख दिया करें, को मसला मसाइल कुछ हो तो आउटसोर्सिंग डिसीजन के लिए कौन से फैक्टर कंसिडर करने चाहिए? तो दो तरह के फैक्टर होते हैं, फाइनेंशियल फैक्टर्स, और दूसरे कौन से होते हैं? ये जो फाइनेंशियल फैक्टर्स हैं ये मैं न्यूमेरिकल में लिखवा आया हूँ। क्या लिखवाया हूँ? न्यूमेरिकल में। मैंने कहा था अगर इदारा मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के बाइंग पे जा रहा है, तो मैन्युफैक्चरिंग की जितनी कॉस्ट है वो सेव हो जाएंगी, और बाय करने की जितनी कॉस्ट होंगी वो इंक्रीमेंटल एक्सपेंसेस होंगे, ये बताया था। अब मैंने टेबल में आपको मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या क्या बचेंगी वो सारी मिसालें दी थी। तो अगर आपसे पेपर में पूछ ले फैक्टर्स बताएं, तो फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों बताने हैं, कि कंपनी फाइनेंशियल में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की सेविंग को देखे, और बाइंग की जो एक्स्ट्रा कॉस्ट पड़नी है, जैसे ट्रांसपोर्टेशन है, कैरेज इनवर्ड है, कस्टम ड्यूटी है, परचेज कॉस्ट है, इसको एग्जाम्पल है वो हमारी। तो फाइनेंशियल तो आप बहुत लिख सकते हैं, वो आप मेरा पूरा टेबल ही लिख सकते हैं, इंग्लिश जो उसमें थी ना वो सारी, लेकिन लिखनी पैराग्राफ या बुलेट्स में इस तरह। समझ आ रही है? वो टेबल नहीं बनाना, वो टेबल न्यूमेरिकल में ही बनना है। बाकी जब भी थ्योरी लिखनी है तो फाइनेंशियल फैक्टर में मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट की सेविंग में आप लिखेंगे सच एज मटेरियल कॉस्ट की सेविंग देखे इदारा, लेबर कॉस्ट की सेविंग देखे वे, और क्या था जी, वेरिएबल ओवरहेड की सेविंग देखें, एट्रीब्यूटेबल फिक्स कॉस्ट की, किसी नई प्रोडक्ट से जो एडिशनल कॉस्ट, सारी वो लिख दें। वो फाइनेंशियल थे, बाइंग कॉस्ट। हाँ, नॉन फाइनेंशियल मैं बताना चाह रहा हूँ एक्चुअली, कई दफा वो रिक्वायरमेंट में लिख देता है व्हाट अदर नॉन फाइनेंशियल। नॉन फाइनेंशियल का मतलब होता है जिनका ताल्लुक पैसों से नहीं है। वो आपको सस्ती चीज दे रहा है, ठीक है, लेकिन खाली पैसे नहीं देखने चाहिए, पैसों के अलावा, प्राइस के अलावा भी कुछ चीजें देखनी चाहिए। तो वो नॉन फाइनेंशियल फैक्टर्स कौन से हैं? तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? आप जो सप्लायर से प्रोडक्ट या कंपोनेंट लेने जा रहे हैं, सबसे पहली चीज उस प्रोडक्ट या कंपोनेंट की क्या देखें? क्वालिटी। क्या वो क्वालिटी आपकी रिक्वायर्ड क्वालिटी के साथ मैच कर रही है या नहीं मैच कर रही? क्वालिटी देखें। अगर वो प्राइस बहुत कम दे रहा है, आपको बहुत सस्ती चीज दे रहा है, लेकिन क्वालिटी भी बिल्कुल फारिग है, तो इससे तो आपकी फिनिश प्रोडक्ट खराब बनेगी। या आप अगर उससे प्रोडक्ट ही बनवा रहे हैं, तो वो तो कस्टमर बहुत ज्यादा डिससेटिस्फाई कल को होगा। समझ आ रही है बात आपको? तो जब आप किसी सब सप्लायर को आउटसोर्सिंग करने लगे, तो उसकी सैंपल मंगवा कर ना क्वालिटी देखे। जैसे मैंने दूसरी क्लास में भी मिसाल दे रहा था, आजकल ज्यादातर चीजें चाइना से इंपोर्ट हो रही है, पाकिस्तान की अगर मैं मिसाल दूं, हमने कोई भी चीज मंगवानी है ना, चाइना से सस्ती मिल जाती है। तो चाइना से अगर आपने चीज मंगवानी है तो आप पहले सारी क्वांटिटी नहीं मंगवाते, उनको ऑर्डर प्लेस करने से पहले कहते हैं अली बाबा, अली एक्सप्रेस, इस तरह की कुछ वेबसाइट है चाइनीज, इनके ऊपर इंग्लिश में सब कुछ लगा हुआ है, तस्वीरें भी लगी हैं, कोई बोगस भी तस्वीरें हैं। तो आप उनको ऑर्डर प्लेस करने से पहले उन्हें कहते हैं सैंपल भेजे जी अपना, सैंपल फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। तो वो इदारे आपको सैंपल भेज देते हैं। थोड़ी इनिशियल डिस्कशन करने के बाद कई इदारे सिक्योरिटी डिपॉजिट भी रखते हैं, थोड़े से पैसे, और जितनी सैंपल की प्राइस है, और अगर आप बाद में ऑर्डर प्लेस करते हैं तो वो फिर आपकी जो ऑर्डर का बिल होता है उसमें से सैंपल के पैसे आपको वापस, मतलब उतने एडजस्ट कर कम पैसे देने पड़ेंगे, ठीक है। तो सैंपल एक दो ही मंगवाते हैं हम, सैंपल हजारों नहीं मंगवाते, या हर साइज का एक सैंपल। अगर जूते हैं, अगर कपड़े हैं, तो आप उसका स्मॉल, मीडियम, लार्ज, एक्स्ट्रा लार्ज साइज टी शर्ट मंगवानी है मैंने,
समझ आ रही है? तो ये चलता है, सैंपल मिलते हैं तो सैंपल से उसकी क्वालिटी चेक करें, जो आप प्रोडक्ट या जो भी चीज कंपोनेंट मंगवाना चाह रहे सप्लायर से, ठीक है? समझ आती है? तो क्वालिटी कैसे चेक होगी? सैंपल के जरिए। तो सबसे पहले उसकी नॉन फाइनेंशियल फैक्टर में क्या चीज देखनी चाहिए सप्लायर को फाइनल करने से पहले? क्वालिटी। दूसरे नंबर पर देखना चाहिए क्या वो सप्लायर रिलायबल है कि नहीं। रिलायबल को आप ऑन टाइम डिलीवरी भी कहते हैं, यहाँ लिख लें ऑन टाइम डिलीवरी से आगे, या स्लैश डाल के लिख लें ऑन टाइम डिलीवरी। क्या वो सप्लायर आपको ऑन टाइम डिलीवरी देने की कैपेबिलिटी रखता है कि नहीं? तो दूसरा फैक्टर क्या देखें, रिलायबिलिटी ऑफ द सप्लायर या ऑन टाइम डिलीवरी को देखें। ऑन टाइम डिलीवरी, अगर वो लेट करेगा तो उससे हमें क्या नुकसान होगा, को बता सकता है? सप्लायर आपको रॉ मटेरियल लेट डिलीवर करेगा तो उससे क्या नुकसान है? हमारी प्रोडक्शन रुक जाएगी भाई, प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग सारी उल्ट पुल्ट हो जाएगी। ये आम घर वाली बात थोड़ी है कि सीमेंट की बोरियां 4 दिन लेट भी आ रही हैं तो चलो 4 दिन कम बंद रहेगा, कंस्ट्रक्शन हो रही है। नहीं भाई, वो फैक्ट्री है, वहाँ एक पे एक प्रोडक्ट का हमने प्लान किया होता है कि पहले इसके इतने यूनिट बनाएंगे, फिर इसके इतने बनाएंगे, इसके इतने बनाएंगे, तब तक यहाँ पे मटेरियल खत्म हो जाएगा तो नया मटेरियल इतने दिन में आएगा। इस सारे के लिए प्रोडक्शन स्केड्यूलिंग हुई होती है फैक्ट्री में। तो जब आपका सप्लायर ऐसा होगा जो कह तो रहा है मैं 3 दिन में मटेरियल दे दूंगा ऑर्डर देने के बाद, को 2-3 माह देता है, बाद हफ्ता हफ्ता लेट करता है, तो फिर ऐसे केस में सप्लायर जब आपका ऐसे लेट करता है तो फिर आप सप्लायर बहुत जल्दी चेंज करने की तरफ जाते हैं। और अगर आप सप्लायर चेंज नहीं कर सकते फॉर द टाइम बिंग, तो फिर आप बफर स्टॉक रखते हैं स्टोर में। बफर स्टॉक को सेफ्टी स्टॉक भी कहते हैं, यानी जितना आपको चाहिए होता है ना उससे ज्यादा मंगवा के ना एक दफा ऑर्डर में सेफ्टी, मतलब वो 3 दिन में कहता है ना लेकिन डिलीवर 7 दिन में करता है, तो आप स्टोर में कम से कम 3 दिन के अलावा 7 दिन का माल या 4 दिन का एक्स्ट्रा माल रख के उसको ऑर्डर प्लेस करते हैं, ताकि ये लेट भी करे ना तो हमारी प्रोडक्शन में रुकावट। तो ऐसा सप्लायर अच्छा होता है जो लेट करे। इसका मतलब है सप्लायर शुड बी रिलायबल, सप्लायर ऑन टाइम डिलीवरी करने वाला हो। आप देखें टीचर्स की भी बात है, कुछ टीचर है जो सिलेबस हमेशा लेट करते हैं, कुछ टीचर है जो सिलेबस टाइम पे कंप्लीट कर देते हैं। अब उसमें टीचिंग तो जरा एक सर्विस है, तो उसमें कई दफा होता है कोई टीचर की प्रैक्टिस कराने की बहुत आदत है, जिस वजह से वो रिवीजन भी साथ साथ करा के इतनी अच्छी तैयारी कराते हैं कि वो लेट हो भी जाए तो फर्क नहीं पड़ता। लेकिन एक ऑर्डिनरी टीचर अगर रिवीजन भी नहीं करा रहे, कुछ नहीं करा रहे, बस सिलेबस ही लेट उनका, वो मसलन मार्च अटेम्प्ट है तो 15 फरवरी तक तो पहली दफा सिलेबस खत्म हो रहा है, तो बच्चा फिर उसको ऑन टाइम कंप्लीशन ना होने की वजह से स्ट्रेस में आ जाता है, फिर उसका रिवीजन का अपना टाइम क्या हो जाता है, शॉर्ट, जिसका नुकसान स्टूडेंट को है। उसका इम्पैक्ट फिर किस पे आता है, रिजल्ट पे इम्पैक्ट आता है। लेकिन अगर टीचर ने प्रैक्टिस की नीयत से कराया, जी मैंने तो प्रैक्टिस करानी है, मैं साथ साथ ही चैप्टर की रिवीजन भी कराऊंगा कॉन्सेप्ट समझाने के लिए स्लो, और वो पहले दिन अनाउंस करता है कि ये जेन में रखना आखिरी हफ्ते तक जाओगे भाई, एक हफ्ता पहले छोड़ना है, बच्चे को मेंटली पता है कि सर ने प्रैक्टिस करानी है, ये वो टीचर बताते हैं, ऐसे हैं टीचर, तो कोई मसला नहीं। फिर आप उसको वहां पे रिलायबिलिटी पहले दिन उन्होंने अपनी क्रिएट कर दी ये कह के कि भाई मैं फलां तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट करूंगा। तो ये सप्लायर, हम तो बात कर रहे हैं वैसे प्रोडक्ट की, लेकिन ऑन टाइम डिलीवरी या ऑन टाइम कंप्लीशन ऑफ सिलेबस या ऑन टाइम कोई भी चीज होगी ना, उसके लिए वो इदारे के लिए किसी के लिए भी फायदेमंद है। जैसे जैसे लेट होगी वैसे वैसे उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट होगी, ठीक है? तो सप्लायर की रिलायबिलिटी कैसे चेक करेंगे? अब एक चाइना में बैठा हुआ सप्लायर है, हम उसके कैसे ये चेक करेंगे कि वो टाइम पे देगा कि नहीं देगा? तो वो जो वेबसाइट्स है ना जिनके थ्रू आप सप्लायर ढूंढते हैं, उसके ना वहाँ पे सप्लायर की रेटिंग होती है कि ये कितने साल हो गए इस काम करते हुए इसको। उसके बाद उन वेबसाइट्स पे उसके बैच होते हैं, सप्लायर के बैजेस, कि ये वाला सप्लायर जो है हाईली ट्रस्टेड सप्लायर है, टॉप रेटेड सप्लायर है, इस तरह के बैच होते हैं। और वो बैच किस बुनियाद पे बनते हैं कि मैंने सप्लायर को ऑर्डर दिया, उसने मुझे टाइम पे दिया, हर दफा टाइम पे दे रहा है, तो मुझसे कहता है सर हमारे बारे में रिव्यू लिखें, वहाँ पे फीडबैक दें ताकि हमारी रेटिंग थोड़ी सी ऊपर जाए। तो मुझे क्या लगे, जो सप्लायर मुझे टाइम पे दे रहा है चीजें, मैं रेटिंग में वो लिख दूंगा जो मुझे टाइम पे दे रहा है, और जो मुझे टाइम पे नहीं दे रहा मैं उसकी आत्मा रोल दूंगा, जैसे फेसबुक पे रोलते हैं। हैं? आत्मा रोलना कौन सा मुश्किल काम है? लेकिन
एक तरीका ये है, लेकिन ये तरीका इतना रिलायबल नहीं है। क्यों? उसमें दो नंबरियां भी वेबसाइट पे होती हैं बहुत ज्यादा। उसके अलावा किसी की पिक्चर पकड़ के, किसी के रिव्यू पकड़ के कोई भी कॉपी पेस्ट कर सकता है। ये मसाइल पाए जाते हैं वहां पे। ये अली बाबा एक्सप्रेस और चाइनीज वेबसाइट्स हैं और इस तरह की अली एक्सप्रेस। तो उसका सबसे बेहतर तरीका ये है कि अगर आपने सप्लायर की रिलायबिलिटी चेक करनी है, उसके प्रेमिसेस को विजिट करें, उसे कहें अगर अपनी डिलीवरी व्हीकल दिखाएं, अपना सेटअप दिखाओ डिलीवरी का, उसकी गाड़ियां नई है, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए उसने क्या रखा हुआ है, प्रॉपर स्टाफ रखा हुआ है, डिलीवरी डिस्पैच का उसका डिपार्टमेंट बड़ा ऑर्गेनाइज्ड है, आप उसकी फैक्ट्री का विजिट करके आते हैं, प्रोडक्शन में 1-2 दिन रेगुलर विजिट करते हैं, वहाँ जाते हैं चाइना, तो आप चाइना एक दिन नहीं, फिर वो आप 2-3 दफा उसके पास विजिट करते हैं मीटिंग की नीयत से। और उसका मकसद ये होता है कि उसकी फैक्ट्री को भी देखो को कितनी दफा मसला पैदा हुआ है जब आप गए हैं, कि उसकी प्रोडक्शन रुकी हुई है, शोर मचा हुआ है उधर। तो इससे आपको पता चलता है कि ये अगर अपने काम को स्मूथली चला रहा है तो ये मुझे भी सप्लाई स्मूथली देगा। और अगर इसके अपने काम में रुकावटें हैं, जब मैं गया हूँ 4 दफा, तो 3 दफा तो ये बेचारा वहां घुसा हुआ था फैक्ट्री में कि यार मशीन खराब है, मशीनें पुरानी है, डिलीवरी व्हीकल पुरानी है, स्टाफ ज्यादा, छोटी सी वो है, क्या नाम है, इदारा है, लेकिन उसने ऑर्डर जो हमसे लेने जा रहा है वो बहुत बड़ा है। तो इसका मतलब है ये उसकी कैपेसिटी या कैपेबिलिटी से बहुत सी चीजें देख के पता चल जाता है सप्लायर का। समझ आ रही है? ऑन टाइम डिलीवरी देखें। तीसरे नंबर पर क्या देखें? बाकी तो फिर वो राह पे आ जाने थे, वाह पे आ जाने, सुना है क्या आपने? वो तो फिर जब आप सेलेक्ट कर लेंगे तब पता चलेगा। तीसरे नंबर पर क्या देखें? जिस दिन आप उसके साथ पहली दफा वो आपके पास आता है, तो वो आपको फंसाने के लिए कम प्राइस कोड कर सकता है। आप उसकी उस प्राइस के लालच में ना आए, आप उसे कहें यार बताओ आइंदा कल को 1 साल बाद तुम प्राइस बढ़ाओगे या नहीं बढ़ाओगे, और अगर तुम बढ़ाओगे तो कितने परसेंट बढ़ाओगे। आज लिखो मेरे साथ एग्रीमेंट में कि मैं इतने अरसे बाद, साल बाद प्राइस बढ़ाया करूंगा, और मैं 10% से ज्यादा प्राइस एक दफा में, इस तरह की बात उससे कंफर्म करें। ये फाइनेंशियल नहीं है, प्राइस की चेंज होना कितने अरसे के बाद चेंज होगा, अरसा नॉन फाइनेंशियल होता है, और कितने परसेंट ग्रोथ आएगी प्राइस में। प्राइस तो बढ़ानी है उसने, ये ना हो कि अभी वो प्राइस थोड़ी दे दे, बाद में एकदम डबल ट्रिपल पे ले जाए और आप कहें यार चंगा है सानू फसा लिया है, तो उन कीमत फटाफट ਵਧਾਈ जाना है। क्योंकि डॉलर का रेट, ऑयल प्राइसेस, इंटरनेशनल इकोनॉमी में चीज़ों का चेंज होना तो कंफर्म है। लेकिन आप अपने सप्लायर को इन एग्रीमेंट्स की मदद से, जो आप पहली दफा कर लेंगे, आप उसको बाउंड कर लेंगे अपने साथ, ठीक है? यानी उसको बाउंड कर लेंगे और वो आपको तंग डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा। तो तीसरे नंबर पे प्राइस स्टेबिलिटी, क्या कहते हैं इसको? इस पॉइंट का क्या नाम है? कि वो आपको फिक्स प्राइस ऑफर कर भी रहा है कि नहीं। वो कहता नहीं जी मैं तो कभी फिक्स नहीं ऑफर करता, मैंने तो चेंज करनी है। अच्छा, आप उसे पूछते हैं कितनी करनी है, चेंज भी मेरी मर्जी की होगी। तो ऐसे सप्लायर को कहा अच्छा ठीक है अल्लाह हाफिज भाईजान जाओ। नहीं, वो हमें नजर आते हैं ना पाकिस्तानी, बाहर के मुल्कों में सारे, चाइना में जरूरी नहीं सारे ऐसे हों, लेकिन वाकई वहाँ चाइना में भी बहुत फ्रॉड है, बहुत फ्रॉड है, हो सकता है। तो इसीलिए तो आपको कह रहे हैं कि आप उससे बात करें टेबल टॉक पे, भाई बताओ प्राइस की कैसे चेंज करोगे। जब हम किसी चीज पे खामोश रहते हैं ना, तो ये सप्लायर को क्या मिल जाती है, अपॉर्चुनिटी, उसमें वो फिर कल को अपनी मनमानी कर सकता है। और जब आप किसी चीज को पहली दफा एग्रीमेंट करते हुए तय कर लेते हैं ना, फिर उसके पास मनमानी करने का चांस कम होता है। करता तो फिर भी है वो, लेकिन एग्रीमेंट में आ जाती है चीजें। आखिरी बात क्या है? चौथे नंबर पे क्या देखो जी? सप्लायर की फ्लेक्सिबिलिटी देखो। क्या देखें? फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है, हम सप्लायर को कहते हैं जनाब अभी तो हम सिर्फ 3 कलर में ले रहे हैं आपसे ये चीज, कल को हमें 3 कलर और चाहिए होंगे। वो कहता है कोई मसला नहीं मैं दे दूंगा। फिर हम उसे कहते हैं कि अभी हम आपसे हर महीने 15,000 यूनिट मंगवा रहे हैं, अगले 1 साल में हमने इसको 25,000 यूनिट पे लेके जाना है। वो कहता है कोई मसला नहीं मैं दे दूंगा। और फिजिकली हम देख के आते हैं वो वाकई देने की कैपेबिलिटी भी रखता है। अगर ऐसा सप्लायर है जो हमारी बदलती हुई रिक्वायरमेंट के मुताबिक अपने आप को मोल्ड कर रहा है और बता रहा है हाँ मैं कर दूंगा, तो ऐसे सप्लायर को कहा जाता है फ्लेक्सिबल सप्लायर। एक होता है रिजिड सप्लायर, जो हमारे शालमी में बैठा होता है, 3 कलर में चीज है, शाला मार्केट है, लाहौर में 3 है, ऐ ये 5 लेनी है ले लो, नहीं तो चलो अल्लाह हाफिज, ऐ थड़ाएगा, ऐ पौड़ियां ने जाओ थल है।
तो वो, और कई ऐसे भी शालमी में बैठे हैं, वो कहते हैं ये 3 कलर हैं, अगर आपको 3 और चाहिए, चाइना में हमारे बंदे बैठे हैं, वो आपको बना देंगे, आप परेशान ना हो। दोनों तरह के बिजनेसमैन बैठे हैं शाला मार्केट में। ये अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप जिसके पास गए हैं, 2 4 5 6 8 10 दुकानें वहां फिरे हैं और आपको ऐसा बंदा मिल गया, कम है बंदे वो, लेकिन आपकी बदलती रिक्वायरमेंट या फ्यूचर में आने वाली रिक्वायरमेंट को एकोमोडेट करने की काबिलियत रखता है, तो ऐसे सप्लायर को क्या कहते हैं? फ्लेक्सिबल। रिजिड नहीं है, इस बात पे नहीं है कि यही साइज होंगे, यही कलर होंगे, जो चीज है बस यही मिलनी आइंदा आपको। ऐसा सप्लायर हमें ज्यादा अफोर्डेबल नहीं होता। ठीक है, तो 4 नॉन फाइनेंशियल फैक्टर हमने देखने हैं किसी सप्लायर को सिलेक्ट करने से पहले। उसकी क्वालिटी हमारी मर्जी की है, क्या वो टाइम पे डिलीवरी दे देगा, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन में कोई मसाइल तो नहीं आएंगे, प्राइस को वो कितना चेंज करेगा, कल को स्टेबल रखेगा या बहुत बढ़ाएगा, और चौथे नंबर पर कि वो हमारी बदलती हुई रिक्वायरमेंट को मीट करने, पूरा करने की काबिलियत रखता है, या रिजिड सप्लायर है, किसी किस्म की कोई चेंज कल को नहीं करेगा। उससे बात करें, वो बताएगा कि करेगा कि नहीं करेगा। ये फैक्टर आपको देख लेने चाहिए। आपने इसका जो आंसर लिखना है वो बिल्कुल इतना नहीं, एक एक लाइन में नहीं, 2 2 3 3 लाइनें बनेगी, लेकिन वो आंसर जो आपने इसमें क्वेश्चन 3 में था ना, वो सैंपल आंसर है बस। मैंने तो ये हेडिंग को अपने अल्फाज में एक्सप्लेन किया हुआ है एक एक लाइन में। अगर इतना भी लिखाते हैं तो काम फिर भी, नंबर आपको फिर भी मिल जाने, नंबर आपको फिर भी मिल जाने, लेकिन थोड़ा इलेबोरेट कर देंगे तो बेहतर है। आई कैप ने वैसे अपने आंसर में ज्यादा बेहतर लिखा होता है, लिखना बुलेट्स में ही है। आ जाए जी, अब आ जाए क्वेश्चन नंबर 4 पे। आखिरी क्वेश्चन है इसका। पिंक लिमिटेड वाला जो सवाल कल दिया था होमवर्क में, वो इंडिविजुअली चेक करूंगा मैं, उसके बाद फिर आपको फीडबैक देंगे और किसी दिन डिस्कस करेंगे। आज मैंने नया टॉपिक शुरू करना है विच इज शटडाउन, लेकिन पहले इस सवाल पे बात कर लें। ये सवाल पढ़ने को दिया था, तो कुछ जो अच्छे सियाने बच्चे हैं वो हल भी करने की कोशिश कर रहे हैं, और कुछ जो गोंगलू बच्चे हैं, जो रात को शाम को रोज शीशा देखें और गोंगलू याद आना चाहिए उन्हें, वो पढ़ के भी नहीं आए। अच्छा, तो गोंगलू बच्चे दिन ब दिन ज्यादा हो रहे हैं, सियाने बच्चे कम है। अच्छा देखें जी, क्वेश्चन में वो कहता है, मैं पूरी इंग्लिश नहीं पढ़ूंगा, मैंने पढ़ने के लिए दिया था। ये कंपनी है जिसका नाम है SNPL। ये एक कंपोनेंट है बीटा, ये उसको बनाते हैं, ये ऊपर लिखा हुआ है। ये दारा एक कंपोनेंट बीटा है जो वो बनाते हैं, और आपसे ये पूछा कि बताओ ये बीटा को मैन्युफैक्चर करें या परचेस करें, आपने ये एडवाइस करना है। ठीक है, अच्छा, बीटा की सालाना रिक्वायरमेंट कितने यूनिट्स है, और ये करंट कॉस्ट दी हुई है सारी बीटा की। तो हम बीटा को प्रेजेंटली मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। प्रपोजल ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को छोड़ के किसकी तरफ जाएं, तो मैन्युफैक्चर करने की जो ये कॉस्ट है, ये सारी जो वेरिएबल कॉस्ट है ये सेव होगी। इसका टोटल क्या बनता है, अगर मैं इसका टोटल निकालूंगा, 3670, 1040 और 770, जरा कैलकुलेटर पे जमा करना है इसका टोटल तीनों का। ये पर यूनिट पे है 54, और इसको इंटू 18,000 यूनिट्स कर देंगे। अलग अलग भी लिख सकते हैं, लेकिन अक्लमंद बच्चा टाइम बचाएगा। तो ये जो भी आती है वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग, ये क्या होगी, वेरिएबल कॉस्ट की सेविंग आ जाएगी। उसके बाद फिक्स मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ये 870 रुपए पर यूनिट है नीचे, क्योंकि टोटल में बताया हुआ है कि इसमें से कितनी एट्रीब्यूटेबल है, तो इसीलिए इसको टोटल में कन्वर्ट कर लें पहले। 18,000 यूनिट्स पर ये दी हुई है, तो इसको पहले टोटल में कन्वर्ट कर लें जो भी आती है, फिर इसमें से कुछ होगी एट्रीब्यूटेबल जो कि रेलिवेंट होती है, या बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी जो भी, और कुछ होती है जर्नल। ये वाली रेलेवेंट नहीं होती, ये जो एट्रीब्यूटेबल वाली होती है ये रेलेवेंट होती है, वो नीचे बताया हुआ है कितनी रेलेवेंट है, वो नीचे लिखा हुआ है। आगे चलें, वो क्या कहता है। एक सप्लायर है जो आपको ऑफर दे रहा है कि आप मुझसे बीटा कितने का परचेज कर लें, तो ये परचेज कॉस्ट थी। आगे कंपनी ने एक टीम शीम की है नॉमिनेट, टीम कहती है लेबर की शॉर्टेज है, और जिस वजह से
जब आप बीटा की आउटसोर्सिंग करेंगे तो कुछ लेबर फारिग अवेलेबल होगी, और उसी लेबर को जो बीटा से फारिग हुई है उससे हमने कौन सी प्रोडक्ट बनवानी है। यानी अगर कंपनी मैन्युफैक्चरिंग छोड़ के आउटसोर्सिंग पे जाएगी तो बीटा वाली लेबर क्या हो जाएगी, फ्री होगी, अवेलेबल होगी, और उस लेबर को फारिग नहीं रहने देना हमने, उससे क्या बनवाना है, जी। तो जी मैंने आपको बताया था जब आउटसोर्सिंग करते हैं तो किसी और प्रोडक्ट का कंट्रीब्यूशन आता है कंट्रीब्यूशन। तो जो और प्रोडक्ट है नई वाली उसका क्या नाम है, तो जी की सेल प्राइस है 8500, जी का मटेरियल है 20, और लेबर कितने परसेंट ज्यादा लगेगी, लेबर ज्यादा लगने का मतलब लेबर का टाइम ज्यादा लगता है एक यूनिट पे, रेट ज्यादा होना, फिर ये इंग्लिश नहीं लिखी होती, फिर वहां पे इंग्लिश लिखी होती है कि लेबर फॉर जी, या लेबर फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जी विल बी एंटाइटल्ड एट अ हायर रेट एज कंपेयर टू लेबर, और फिर वहां पर ये इंग्लिश लिखी होती है। जब भी उसने रेट का जिक्र नहीं किया, तो जब उसने कहा ना 20% ज्यादा लेबर लगेगी, तो उसका मतलब होता है एक यूनिट पे, उसका मतलब होता है उनका टाइम पर यूनिट ज्यादा लगेगा लेबर का। यानी अगर लेबर आवर इस पे बताया नहीं वैसे उसने, बीटा पे अगर 2 घंटे लगते हैं तो जी प्रोडक्ट पे 20% ज्यादा कर लो तो 2.4 आवर्स लगेंगे। अगर बीटा पे 1 घंटा लगता है तो जी पे 1.20 आवर्स लगेंगे। ये मतलब है इसका कि जो लेबर आवर्स पर यूनिट हैं बीटा के मुकाबले में जो जी है उस पे कितना ज्यादा लगेंगे। तो ये मतलब इसका ये है। कुछ बच्चे समझते हैं इसका मतलब है रेट ज्यादा देंगे, नहीं, हम आवर ज्यादा होंगे जिससे अल्टीमेटली लेबर कॉस्ट ज्यादा होगी। आपको पहले चैप्टर में पढ़ाया था ना मैंने, लेबर कॉस्ट पर यूनिट होती है, चैप्टर 1 में पढ़ा था, वेजेस रेट पर आवर इनटू। तो जब उसने कहा ना कि 20% ज्यादा लेबर लगेगी जी पे, उसका मतलब होता है कि ये 20% ज्यादा लगेगा, जिसकी वजह से ये आंसर भी 20% क्या हो जाएगा, ज्यादा। इसका ये मतलब है, ये नहीं मतलब कि दोनों 20% लगेंगे ज्यादा, ये 20% ज्यादा लगेगा जिसकी वजह से लेबर कॉस्ट पर यूनिट 20% बढ़ जाएगी। आगे वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 480। अच्छा, ये वाली लाइन में बाद में पढ़ता हूँ। अब होगा क्या कि आपका जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है जी का, उसको निकालने के, कंट्रीब्यूशन मार्जिन उसको निकालने का पहला तरीका तो ये है कि आप छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना लें जी की, जिसमें जी का सेल रेवेन्यू लिखें माइनस जी की सारी क्या लेस करें, वेरी डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और ये टोटल में। लेकिन इसमें टाइम जाया होगा, इसमें आपको हर रकम को इनटू यूनिट्स करना पड़ेगा, और जी के यूनिट्स नहीं दिए हुए, यही पॉइंट है। यूनिट्स किसके दिए हुए थे, बीटा के, जी के यूनिट्स नहीं दिए हुए। अच्छा, अब कुछ बच्चे 18,000 यूनिट्स ही लेकर आए थे पेपर में। कितने यूनिट्स लेकर आए थे, उन्होंने कहा दिए ही नहीं जी के, तो क्योंकि बीटा के 18,000 यूनिट थे तो जी के भी 18,000 यूनिट्स ही बनेंगे। उनको एक रूल नहीं पता जिस वजह से वो ये गलती करके आए। अच्छा, अब अगर आप ये वाला तरीका अडॉप्ट करते हैं तो ये कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाएगा, जो कि मैं टेबल में लिख दूंगा, रेलेवेंट कॉस्टिंग के टेबल में, एडिशनल। और पता है ये छोटी सी इनकम स्टेटमेंट टाइप बन रही है, ये किसकी बन रही है, जी की क्यों बना रहे हैं, बीटा की क्यों नहीं बना रहे, क्योंकि बीटा को मैन्युफैक्चर करने की बजाय अब उस टाइम में क्या मैन्युफैक्चर होगा, जी, और मैन्युफैक्चर होकर बिकेगा। दूसरा तरीका जो मैं फॉलो करता हूँ टाइम बचाने के लिए, जिसके नंबर भी शायद आपको ज्यादा मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो सेल प्राइस पर यूनिट पे निकालो कंट्रीब्यूशन। सेल प्राइस पर यूनिट कितनी थी जी, सेल प्राइस कितनी थी पर यूनिट, 50। ये तरीका फॉलो कर ले, माइनस मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट क्या थी, मटेरियल कॉस्ट थी 2600 रुपए, नहीं सॉरी 2600 ही थी। लेबर कॉस्ट बीटा की थी 1040, ये बीटा की है, और जी की 20%
तो पता चला ये क्या किया मैंने, लेबर कॉस्ट पर यूनिट बढ़ा दी है बीटा की, और वेरिएबल ओवरहेड्स कितने थे, तो ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकल आएगा 14, ये किसी ने निकाला था? तो बेटा मैंने ये भी बताया कि जब टाइम बढ़ता है तो उसका इम्पैक्ट जवाब पे आता है लेबर कॉस्ट। तो मेरे पास टाइम नहीं है ना, मैंने इस जवाब को बढ़ा दिया, लेकिन एक्चुअली बैक एंड पे यही बढ़ रहा है अंदर। मेरे पास ब्रेकअप मौजूद नहीं है ना, या आपको ब्रेकअप एज्यूम कर लो, फिर कुछ भी एज्यूम कर लो, जैसे ये 1040 है तो इसको 10 रुपये एज्यूम कर लो पर आवर, और ये 104 घंटे एज्यूम कर लो। अब आगे ये 10 रुपये रहेगा, और 104 घंटे को 20% बढ़ा लो। जब तुम इसको 20% बढ़ाओगे बेटा ये बढ़ जाना 20%। नहीं समझ आई? मैंने कहा आपने आधी बात सुनी ना, कि लेबर के घंटे बढ़ाने से ये जवाब बढ़ेगा। तो अब मेरे पास घंटे नहीं है, नहीं तो मैं घंटे ही बढ़ाता। नहीं समझ आ रही? समझ आ गई लेबर कॉस्ट क्यों बढ़ रही है? अब बताओ जी, ये ठीक है सबका? अब मुझे वैसे पर यूनिट कंट्रीब्यूशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए? तो ये जो 1472 रुपए का कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, इसको मल्टीप्लाइड बाय आपने यूनिट्स करना है, और किसके यूनिट्स मल्टीप्लाई, वो नहीं दिए हुए। वो यूनिट्स आपको, अगर आपने यहाँ 18,000 यूनिट्स जी के लिख दिए तो यू विल बी रॉन्ग। यू विल बी, क्यों रॉन्ग है हम? इसके पीछे एक रूल्स चल रहा है। उसके पीछे क्या चल रहा है वो रूल सुन लें। सोल्यूशन देख के भी कई बच्चों को समझ नहीं आनी, ये रट्टा ही लगाएंगे। वो रूल पहले समझ लो, फिर आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सर ने सही किया हुआ है। देखें अभी नोट वो छोड़ दीजिएगा नोट्स। चैप्टर 1 में जब हमने लेबर पढ़ी थी तो मैंने कहा था वेजेस रेट पर आवर इनटू लेबर आवर पर यूनिट होता है, तो ये आ जाती है लेबर कॉस्ट। और अगर टोटल लेबर कॉस्ट निकालनी है तो इसको इनटू किससे करते हैं? तो अब आगे सारी कॉस्ट में मैं इस तरह ही बार बार लिखा करूंगा जब मैं पुराने चैप्टर का रेफरेंस देना चाहूंगा, लेबर कॉस्ट का या मटेरियल का। अच्छा, फिलहाल मैं अभी जो चाह रहा हूँ रूल समझाना, अगर मैं इन दोनों को सिर्फ उठा लूं, लेबर आवर पर यूनिट इनटू, तो जो जवाब आएगा उस जवाब का क्या नाम होगा? टोटल लेबर आवर होंगे। अगर मैं सिर्फ इतना पोर्शन उठा लूं, ब्रैकेट उड़ा दूं, ये भी फिलहाल इग्नोर कर लूं, तो जो जवाब आएगा उस जवाब का क्या नाम लिखना चाहिए मुझे? टोटल लेबर आवर या टोटल डायरेक्ट लेबर आवर, एक ही बात, ये लिखना चाहिए मुझे जवाब। यानी टोटल लेबर आवर्स का फॉर्मूला क्या होता है? लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन, और वो इसी से निकला हुआ है। एबीसी के टॉपिक में आप गलती करते हैं कई बच्चे, लेबर आवर पर यूनिट ही ले जाते हैं, हालांकि हमें वहां पे टोटल लेबर आवर चाहिए होते हैं, वो फिर ऐसे निकलते हैं लेबर आवर पर यूनिट इनटू क्या होते हैं? प्रोडक्शन यूनिट, तो ये टोटल लेबर आवर्स आ जाते हैं। पता चल गया आपको ये बात? ये बात आपको एबीसी के टॉपिक के भी क्लैरिटी दे रही है। अच्छा, चीजें लिंक्ड है आपस में। वो अलहदा बात है कि शायद मेरी जबान से वो अल्फाज और उस वक्त मैंने लिंक ना किया हो, तो आपको शायद आपके लिए चीज नई हो कि ये सवाल में नया कुछ किया हुआ है, लेकिन हालांकि वो बातें पुरानी वाली घूम घूम के वापस आ रही हैं। इसको फिलहाल अभी छोड़ दें। इस फॉर्मूले पे किसी को मसला हो, लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट करो तो टोटल लेबर आवर आते हैं, ठीक है? सबको समझ आ रही है? लेबर कॉस्ट पर यूनिट पे भी तो ऐसे ही होता है ना। तो लेबर आवर पर यूनिट इनटू प्रोडक्शन यूनिट। अब रूल क्या है सुन ले। रूल ये है, अगर लेबर में टाइम की शॉर्टेज ना हो, अगर लेबर टाइम की शॉर्टेज ना हो, अगर लेबर टाइम की शॉर्टेज ना हो,
मैं जितनी प्रोडक्शन पहले की है बाद में भी उतनी करना चाह रहा हूँ। लेबर टाइम की शॉर्टेज कोई नहीं है। जितनी प्रोडक्शन मैंने पहले की थी करंटली, बाद में भी मैं कोई डिसीजन के बाद भी उतनी प्रोडक्शन करना चाह रहा हूँ। और टाइम पर यूनिट अगर मेरा बढ़ जाए बाद में, इससे मुझे बताओ आपके टोटल टाइम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। टोटल टाइम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। जितनी प्रोडक्शन मैं पहले कर रहा था बाद में भी उतनी कर रहा हूँ, लेकिन पहले के मुकाबले में अब टाइम पर यूनिट ज्यादा लग रहा है। बताओ मुझे टोटल टाइम पे क्या इम्पैक्ट आएगा। टोटल टाइम बढ़ जाएगा। क्यों बढ़ेगा। क्योंकि सेम प्रोडक्शन जो पहले अगर मैं 1000 यूनिट 1 घंटे में बना रहा था, अब वही 1000 यूनिट जब मैं 1.5 घंटे में 1 यूनिट बनाऊंगा तो बेटा मेरा टाइम ज्यादा लग जाएगा। सेम यूनिट को अगर ज्यादा टाइम पर यूनिट लगे, इसको जरा आपने ध्यान से देखना है। सेम यूनिट्स पे अगर टाइम पर यूनिट ज्यादा लग जाए तो उससे टोटल टाइम क्या कर जाता है, इंक्रीज कर जाता है। ये इफेक्ट है। लेबर आवर इंडिपेंडेंट है इसमें। लेबर आवर क्या है, लेबर आवर पर यूनिट के बढ़ने से अगर यूनिट सेम रहते हैं तो टोटल लेबर आवर इंक्रीज करेंगे। इज इट क्लियर। अच्छा, अगर आपके इदारे में टाइम की शॉर्टेज है, अगर आपके इदारे में टाइम की क्या है, शॉर्टेज हो, अगर हमारे इदारे में टाइम की क्या हो, शॉर्टेज हो, लेबर टाइम की, तो बेटा जब टाइम की शॉर्टेज हो ना तो उसका मतलब होता है कि ये जो टोटल लेबर आवर है ये इंक्रीज नहीं हो सकते। अब क्योंकि टाइम ही लिमिटेड है, शॉर्टेज का मतलब है आपके पास टाइम उससे ज्यादा नहीं है जितना पहले था। जब भी वो सवाल में ये कह देते ना देयर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर, उसका मतलब होता है कि टोटल टाइम ज्यादा नहीं हो सकता, जितना पहले था बाद में भी उतना ही है। टोटल टाइम सेम रहेगा। क्या चीज सेम रहेगी। अब मैं आपको लेबर आवर पर यूनिट बढ़ा दूं तो मुझे बताएं क्या चीज कॉम्प्रोमाइज होगी। क्या आप उतने यूनिट बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि टोटल टाइम सेम है और पर यूनिट टाइम बढ़ गया आपका। उसी टोटल टाइम में पहले 1 यूनिट कम टाइम में बन रहा था, अब उस टाइम में तो हाँ 1 यूनिट अब ज्यादा टाइम कंज्यूम करेगा। तो भाई टोटल टाइम तो लिमिटेड है। तो जब टोटल टाइम लिमिटेड कह दे तो टोटल टाइम विल रिमेन सेम, और पर यूनिट टाइम के बढ़ने से आपके जो यूनिट बनेंगे वो पहले से क्या बनेंगे, कम बनेंगे। अगर लेबर शॉर्ट हो तो टोटल टाइम सेम रहता है। क्या चीज सेम रहती है, ये कांस्टेंट रहता है। ये रूल याद रखना है अब आपने। अगर मेरा टाइम पर यूनिट बढ़ गया तो यूनिट कम होंगे, और अगर मैं यूनिट ज्यादा बनाना चाहता हूं तो मुझे टाइम पर यूनिट को क्या करना पड़ेगा, कम। किसी इन दोनों में से किसी एक को छेड़ना पड़ेगा। टोटल टाइम कैन नॉट बी चेंज, नहीं तो फिर वो शॉर्टेज नहीं है। शॉर्टेज ना हो फिर टोटल टाइम कैन बी चेंज। अब सवाल जो हम कर रहे थे उसमें क्या था, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ लेबर लिखा हुआ था। शॉर्टेज ऑफ लेबर का मतलब है जब बीटा बना रहे थे तो जितना टोटल टाइम अवेलेबल था, अब बीटा बनाने के छोड़ के जब हम जी बनाएंगे तो टोटल टाइम तो उतना ही अवेलेबल है, लेकिन पर यूनिट टाइम जो है 20% हर यूनिट पे उसने कहा है बढ़ गया है। जिसकी वजह से अब क्या होगा, जो आपने पहले 18,000 यूनिट बीटा के बना रहे थे ना, तो अब जो जी के यूनिट बनेंगे वो 18,000 नहीं बनेंगे। 18,000 नहीं बनने, 18,000 से क्या बनने, कम बनने। बनने कितने वो मैं अब निकाल देता हूँ आपको। पहले मुझे ये बताओ कि आपको ये बात समझ आई है क्या है। अगर यहाँ पे शॉर्टेज ऑफ लेबर ना लिखी होती तो मैंने जी के 18,000 यूनिट ही ले लेने थे, वो पर प्रोडक्शन यूनिट को सेम रखना था। शॉर्टेज लिखने का मतलब आई कैप आपको एक समंदर पे लेके जा रहा है, और वो समंदर ये है कि बच्चे को लेबर के शॉर्टेज में रूल क्लियर हो। और वो रूल ये है कि टोटल लेबर आवर कांस्टेंट होंगे जब शॉर्ट टाइम होगा, तो आपको जो चीज चेंज होनी है वो दो में से एक फैक्टर पे इम्पैक्ट आएगा। टाइम पर यूनिट इंक्रीज कर जाए तो यूनिट कम बनेंगे, टाइम पर यूनिट डिक्रीज कर जाए यूनिट क्या बनेंगे, लेकिन टोटल टाइम विल रिमेन सेम ड्यू टू, कम हो सकता है ज्यादा नहीं हो सकता। इसीलिए ज्यादा तो हम
जब टाइम पर यूनिट बढ़ता है तो वो ज्यादा होने की तरफ जाता है, हम ज्यादा नहीं कर सकते उसको। अब इधर आ जाए, अब ये मैंने क्या किया, हम पहले कौन सी प्रोडक्ट बना रहे थे, ये ऊपर वाले फॉर्मूले में लिखने लगा हूं रखने। बीटा को बनाने का टोटल टाइम कितना था बताया उसने, बताओ मुझे। बीटा को बनाने का टोटल टाइम बताया, क्या डेटा दिया हुआ क्वेश्चन में, मेरा ख्याल है टोटल लेबर आवर बीटा के नहीं बताए, लेबर आवर पर यूनिट भी नहीं बताए, यूनिट्स कितने बताए थे, हम बीटा के कितने यूनिट बनाते थे, 18,000। बेटा कितने यूनिट बनाते थे, लेबर आवर ये भी नहीं दिए हुए, ये भी नहीं दिए हुए। अब हमारी कॉस्ट अकाउंटिंग में ये होता है कि अगर दो चीजें मिसिंग हो ना तो हम एक चीज को एज्यूम कर लेते हैं कई दफा, ताकि हम रिलेशनशिप परसेंटेजेस को आसान बना सकें। आसान बनाने के लिए तो मैं लेबर टाइम पर यूनिट अपनी तरफ से एज्यूम कर लेता हूँ, कुछ भी कर लो, को 10 घंटे कर ले, को 20 कर ले, को 100 कर ले, जो मर्जी करो। असल में एज्यूम फिगर इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है वो जो 20% टाइम ने बढ़ना है पर यूनिट ने, वो इम्पोर्टेंट है। तो आप यहाँ पे 2 घंटे ज्यूम कर लें अगर मिसाल के तौर पर, ये मैंने अपनी तरफ से क्या किया है, आप में से जो मर्जी एज्यूम करें, 5 करें, 4 घंटे करें, 3 घंटे करें, जो मर्जी एज्यूम करें, दो वेरिएबल मिसिंग हो ना तो हम आगे चल नहीं सकते थे। तो मैंने एज्यूम किया कि अगर एक यूनिट 2 घंटे में बनता था बीटा का, तो 18,000 यूनिट कितनी देर में बनते थे, 36,000 घंटों में। ठीक है। अब जब जी बनेगा, टोटल टाइम कम होगा ज्यादा होगा, जी के केस में उसने कहा था देर इज शॉर्टेज ऑफ लेबर, तो टोटल टाइम सेम रहेगा। इसका 20% टाइम ज्यादा लगता है, निकालो जरा 20% बढ़ा के, 2 घंटों को बढ़ाओ तो कितना टाइम लगेगा, 2.4 लेबर आवर्स। क्या मैं यूनिट निकाल सकता हूँ, 36,000 ये उधर जाकर डिवाइड हो जाना है, तो ये बनना है 36,000 डिवाइडेड बाय, अच्छा 36,000 घंटे हैं एज्यूम, डिवाइडेड बाय 2.4 लेबर आवर। आई कैप को भी पता है, जब आपने एज्यूम लिख दिया उसको कोई मसला नहीं है, वो जानता है उस, वो बस इस परसेंटेज को देख रहा है वो भी, कि बच्चे ने ये जो 2 और 2.4 के दरमियान लिया ना 20%, ये इंपॉर्टेंट है, कितने यूनिट्स आते हैं। अगर आप कोई और टाइम भी एज्यूम कर लेना तो जवाब 15,000 ही आना है। मेरे नोट्स में देखेंगे तो मैंने 1 एज्यूम किया होगा शायद लेबर आवर सोल्यूशन में, बस। हालांकि वहां पे आप 1 की जगह चाहे 10 एज्यूम कर लें, जो मर्जी करें, एज्यूम टाइम पे कोई कैद नहीं होती। किया क्यों एज्यूम मैंने, क्योंकि 2 वेरिएबल मिसिंग थे और मेरा ये रिलेशनशिप अप्लाई नहीं हो रहा था, तो मैंने अपनी परसेंटेजेस को, कुछ बच्चे परसेंटेजेस में करते हैं, वो कहते हैं सर देखें पहले 18,000 यूनिट्स पे 100% टाइम लग रहा था एक यूनिट पे, अब वो नए यूनिट पे 120% टाइम लग रहा है, तो 18,000 यूनिट को डिवाइडेड बाय 120% करें तो वो देखें यूनिट निकल आए। वो कईयों का मैथ अच्छा होता है और कईयों को समझ नहीं आनी कि ये सर ने 120 पे डिवाइड क्यों किया, तो वो इसीलिए ये इस तरह का कोई आप अपने रूल को प्रॉपरली फॉलो कर ले तो आपको कभी मसला नहीं होगा। हाँ ये रूल एग्जिस्ट करता है, क्या रूल है, जब भी लेबर के टोटल लेबर की शॉर्टेज होगी तो क्या चीज कांस्टेंट होगी, और टोटल टाइम, और जब नो शॉर्टेज हो तो प्रोडक्शन कांस्टेंट रखी जाती है कि कटो कट इतना तो बनना है जितना पहले बना रहे थे। ठीक है, समझ आ रही है बात आपको जी। उम्मीद है आपको मेरी बात, ये रूल समझ आ गया होगा। और इस रूल के मुताबिक कितने यूनिट बनेंगे, 15,000, तो ये 15,000 यूनिट्स का आना है कंट्रीब्यूशन। ज्यादातर बच्चों का पेपर में ये गलत था, लेकिन इसकी वजह से सारे नंबर नहीं कटे, इसकी वजह से एक या मुश्किल से 2 नंबर कटे हैं, 7-8 नंबर फिर भी बच्चों को मिले हैं पेपर में। जी समझ आ गया है जो घर से पढ़ रहे हैं बेटा, ਉਹ ਘਰ ਵਾਲਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ रहा है, जो बच्चे घर से पढ़ रहे हैं उनको समझ आ रहा है, कोई जवाब दे दे बच्चों, ठीक है अच्छी बात है।
आई कैप ने ऐसे नहीं किया हुआ, आई कैप ने किया हुआ 18,000 डिवाइडेड बाय 1.20 बस। अब वो 1.20% है, 1.20 घंटे हैं क्या, कोई पता नहीं। तो लेकिन हमें इससे गर्ज नहीं है, साड़ा जवाब आना चाहिए। तो कई बच्चे, जरूरी नहीं है ये मेरे वाला तरीका करें, वो किसी और तरीके से भी कर सकते हैं। अच्छा, इसके बाद वो क्या कहता है आखिरी लाइन, आउटसोर्सिंग की वजह से, किसकी वजह से, और जी लाने की वजह से, दोनों की वजह से, आउटसोर्सिंग और जी आने की वजह से कंपनी की फिक्स कॉस्ट में रिडक्शन है। कितने से रिडक्शन है? तो मैंने कहा था आउटसोर्सिंग से फिक्स कॉस्ट कम होगी, बताया था फिक्स कॉस्ट सेव होगी। तो ये जो फिक्स कॉस्ट सेव हो रही है ये इसी में से सेव हो रही है, ये जो मैंने टोटल नहीं निकाली थी इसमें से ये जो सेव हो रही होती है ये एट्रीब्यूटेबल होती है। ये जितनी भी 870 इंटू 18,000 आके टोटल अमाउंट आएगी उसमें से 19 लाख की एट्रीब्यूटेबल है जो आपके डिसीजन की वजह से सेव हो रही है, और जो बाकी सेव नहीं हो रही वो जर्नल फिक्स कॉस्ट, वो रेलेवेंट नहीं है। ये टोटल कितनी आती थी बता सकता है कोई? ये जो टोटल पुरानी फिक्स कॉस्ट थी 18,000 इंटू 870 बीटा, सॉरी 115660000, इसमें से 19 लाख की एट्रीब्यूटेबल है क्योंकि वो हमारी डिसीजन की वजह से चेंज हो रही है, और जो बाकी चेंज नहीं हो रही, जो बाकी बचती है, ठीक है, ये कौन सी है? ये जनरल है, ये रेलेवेंट टू डिसीजन नहीं होती। लो जी, बाकी अब आप टेबल में डाटा फिट कर दोगे, करना अब आपने खुद है। ये कुछ बच्चों ने पैसे ही किया हुआ था घर से, बस उनको इस फिगर पे थोड़ा एतराज था, या शायद उनको कंफ्यूजन थी कि ये क्या चीज 15 कैसे आ गए। 18 थे सवाल में, तो बेटा वो 18,000 बीटा के थे। अगर वो कह देता या खामोश रहता कि टाइम पर यूनिट सेम है बीटा का और जी का, तो मैंने 18,000 यूनिट ही लेने थे, मैंने 15 के साथ जाना ही नहीं था। मेरे दिमाग में वो सोच ही नहीं आनी थी क्योंकि टाइम पर यूनिट सेम है। ठीक है, नहीं समझ आई? चलें आगे। लास्ट, खत्म हो गया मुकम्मल हमारा आउटसोर्सिंग का टॉपिक कंप्लीट। आज हमने दूसरा टॉपिक शुरू करना है जिसका नाम है कॉन्टिन्यू और शट डाउन। कॉन्टिन्यू और शट डाउन। सवाल नहीं करेंगे, बस बेसिक करेंगे थोड़ी सी, और वो बेसिक भी एक सफे से ज्यादा की नहीं है। तो वो आप पेज निकाल लें जरा नोट्स पे, क्योंकि उसमें कुछ लिखवानी है चीजें मैंने। ये हमारा दूसरा टॉपिक है, चैप्टर 16 का दूसरा डिसीजन है, और पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से ये इस दफा ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बल्कि दूसरी क्लास में मैंने कहा है कि जिस बच्चे ने रेलेवेंट कॉस्टिंग अच्छी वाली, मुश्किल वाली और लंबा सवाल प्रैक्टिस करना हो तो वो ये शट डाउन के सवाल कर ले, आजकल के शट डाउन और कॉन्टिन्यू वाले। ठीक है, इनमें रेलेवेंट कॉस्टिंग बड़ी अच्छी होती है। वो जैसे हमने एक बड़ा पूरे पेज का सवाल किया, तकरीबन उतने 20-20 नंबर के उतने लंबे लंबे सवाल हैं, 3-4 सवाल सुथरे किए हों तो आपके दिमाग की खिड़कियां खुल जाती। अच्छा, टॉपिक क्या है? टॉपिक ये है कि इदारा, कोई भी इदारा आजकल एक प्रोडक्ट नहीं बना के बेचता। बहुत कम चांस है कि आप एक प्रोडक्ट बनाएं और बड़े कामयाब हो जाएं। इदारे नॉर्मली कोशिश करते हैं 3 से 4 प्रोडक्ट्स या 4-5 प्रोडक्ट्स बना बना के बेचें। और यूनिलीवर टाइप इदारे, उनके तो साबुन ही कई तरह के हैं, शैम्पू ही कई तरह के हैं, डालडा घी की तरह के घी और तेल ही कई तरह के हैं। यूनिलीवर, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ये मल्टीनेशनल है। तो ऐसी कंपनीज की तो प्रोडक्ट की पता नहीं लिस्ट ही बड़ी लंबी है। सूफी, सूफी वालों का घी भी है, ऑयल भी है, सूफी का पानी भी है, सूफी की सर्फ भी है, साबुन भी है सूफी का है। तो सूफी की पता नहीं कितनी प्रोडक्ट्स हैं। तो होता क्या है, ये इस तरह के जो इदारे होते हैं जिनकी रेंज ऑफ प्रोडक्ट होती हैं, इनकी सारी प्रोडक्ट्स कामयाब नहीं होती। कुछ प्रोडक्ट प्रॉफिटेबल होती हैं और कुछ प्रोडक्ट जो होती हैं वो लॉस मेकिंग होती हैं। कुछ प्रोडक्ट
प्रॉफिटेबल हैं, कुछ लॉस मेकिंग। वो इदारे लॉस मेकिंग को भी चला रहे होते हैं अपने नाम की वजह से, क्योंकि चला लॉन्च करने के 6 माह साल में ही बंद कर दें तो मार्केट में थू थू होती है। उनके कंपेटिटर ये कहते हैं देखो जी बड़े आयसन हैं। तो सूफी वालों के नगेट्स नुगेट्स ये वो इतने कामयाब नहीं है। सूफी के KNN के नगेट्स, सैब्रोसो एक है, उसके नगेट समोसे ये वो ज्यादा सक्सेसफुली सेल हो रहे हैं। सूफी इस एरिया में कमजोर है, लेकिन सूफी का पानी ठीक जा रहा है। सूफी के साबुन सुबन और ये घी शी ये जो चीज है ये ठीक है। ये तो होता क्या है, हर बिजनेस की, हर कंपनी की कुछ प्रोडक्ट कामयाब होती हैं, कुछ प्रोडक्ट थोड़ी सी नाकाम होती हैं, और वो नाकाम वाले को चला रहे होते हैं। कहाँ से पैसा निकाल निकाल के, कामयाब वाले में से, कामयाब से। समझ आ रही है? अच्छा, खाली ये टॉपिक हमारे सवालों में, क्योंकि मैं बिजनेस मैन्युफैक्चरिंग है तो हमें सवाल प्रोडक्ट का आएगा, लेकिन सवाल किसी और तरह से भी आ सकता है। कि मिसाल के तौर पर लाहौर में एक स्टोर है अल-फतेह स्टोर, बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर है। अब ये लाहौर में नहीं रहा, ये इस्लामाबाद में भी है, कराची में भी, या डिफरेंट शहरों में पहुंच गया है। अब इसके कुछ स्टोर ऐसे हैं जो बड़े सक्सेसफुल है। लाहौर में लिबर्टी वाला सबसे पुराना स्टोर है, अल-फतेह बहुत बड़ा स्टोर है। तो अल-फतेह के जो नए स्टोर हैं उनमें से कुछ ऐसे जो होंगे जो शायद इतने सक्सेसफुल, बल्कि लाहौर के ही कुछ स्टोर होंगे अल-फतेह के जो ज्यादा कामयाब ना हो। इम्तियाज स्टोर है, और इस तरह के बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं। यूरो स्टोर शायद आपने देखा हो कहीं पे। तो इनके सारे स्टोर थोड़ी कामयाब होंगे, कई स्टोर सही चल रहे होंगे, कई स्टोर जरा फ्लॉप चल रहे होंगे। और ये जहां से अच्छा कमा रहे हैं उसी से फ्लॉप वालों को भी थोड़ा चलाने में मदद चल रही होगी इनकी। ये इस तरह चल रहे हैं। तो एक वक्त आता है कि इदारे को ये फैसला करना पड़ता है कि हमारे अगर यूरो स्टोर टाइप स्टोर हैं तो इनमें से फॉर एग्जांपल जो गार्डन टाउन वाला स्टोर है वो कोई इतना सक्सेसफुल नहीं चला, तो क्या हम उसको अगले साल चलाएं या उस स्टोर को बंद कर दें। तो क्या ये सवाल हमारा सिर्फ प्रोडक्ट का आ सकता है? तो सूफी वाली मिसाल में सूफी वाले अपने नगेट्स और उस पर फैसला कर सकते हैं कि उनको चलाएं या बंद कर दें। इसी तरह यूरो स्टोर वाले अपने डिपार्टमेंटल स्टोर को चलाएं या बंद कर दें। एक इदारा कैंटीन के मुतालिक फैसला कर सकता है, हमारा स्कैन ये कैंटीन का फैसला कर सकता है कि ये कैंटीन चलाएं या बंद कर दें। क्यों? क्योंकि चीज तो कोई है नहीं इसके पास। चिप्स भी बाहर से बचे, ये गंदी मंदी होता रेडी है, वो जो भी है रेडी उससे जाके लेते हैं चिप्स। तो ये फिर कैंटीन का क्या फायदा, ये चिप्स लैंडी बाहर रेडी हुए हैं। तो वो बाहर एक खड़ा होता है जिससे पता नहीं कब तेल चेंज किया जवान ने, उन्होंने वाह जाते जाते कहना ओए है इन्हें भी खाते उन्होंने चिप्स है, रोज आके खाते हैं कई बच्चे। तो फटाफट जाते हैं और चिप्स लेते हैं, होते वो गरम गरम है, लगते अच्छे हैं हमेशा। हर जो गंदी चीज होगी जिसमें सफाई का ख्याल नहीं होगा वो जायका भी। अच्छा चलो, हमें इससे गर्ज नहीं है, साडा केड़ा कारोबार है या हमारा कौन सा वो कारोबार हिट कर रहा है। लेकिन बताने का मकसद ये है कि आप अपने कॉलेज की कैंटीन के मुतालिक भी फैसला कर सकते हैं। ये किसी डिपार्टमेंट कंपनी में सर्विस डिपार्टमेंट होता है कैंटीन, कि हम सर्विस कैंटीन चलाएं या अगले साल कैंटीन को बंद कर दें। तो मैं कहना क्या चाह रहा हूं कि ये जो फैसला है प्रोडक्ट को चलाने बंद करने का भी हो सकता है, स्टोर को चलाने बंद करने का भी हो सकता है, ये किसी डिपार्टमेंट को चलाने या बंद करने का भी हो सकता है। जैसे फॉर एग्जांपल पाकिस्तान से एक ऑडिट फर्म गई है, वो ये जो यहाँ से हमारे यहाँ ऑफिस था, कौन सी थी, डिलॉयट थी। हाँ, डिलॉयट ने यहाँ से पाकिस्तान छोड़ा है, अब वो लोकल ही रहेगी, यूसुफ आदिल। अब वो जब डिलॉयट गई होगी तो उसने करने से ये फैसला एग्रीमेंट खत्म करने से पहले उन्होंने यहाँ इस पाकिस्तानी मार्केट के मुतालिक फैसला किया होगा कि हम डिलॉयट को पाकिस्तान में अपने ऑपरेशंस को वाइंड अप कर देना चाहिए डिलॉयट के नाम से या कंटिन्यूड रखने चाहिए। क्योंकि अगर डिलॉयट के नाम से करेंगे तो डेफिनेटली कस्टमर कुछ और होंगे, और अगर डिलॉयट का नाम हटाते हैं तो शायद सिर्फ जब यूसुफ आदिल का नाम रह जाए तो कस्टमर कुछ और है। तो इस तरह कोई भी इदारा इस फैसले के बगैर नहीं है। हर वो इदारा जिसकी प्रोडक्ट
सर्विसेज डिपार्टमेंट्स एक से ज्यादा है और स्टोर है, कुछ अंडर परफॉर्मिंग है। अंडर परफॉर्मिंग उसको कहते हैं जिसकी परफॉर्मेंस अच्छी ना हो। तो हमने ये फैसला क्या करना है जी, डेफिनेशन क्या है इसकी, कंपनी ये डिसाइड करना होता है कि कंपनी अपनी प्रोडक्ट को अगले 1 साल में या फ्यूचर में 2 साल 3 साल चलाए, या उसको फौरन अभी इमीडिएटली क्या कर दे, बंद कर दे। यहाँ तो मैंने प्रोडक्ट लिखा हुआ है, लेकिन आप मेरे फॉर्मेट से हरगिज ये मतलब ना लें कि सिर्फ प्रोडक्ट आ सकती है। ये किसी डिपार्टमेंट को भी चलाने या बंद करने का फैसला हो सकता है। ये किसी रिटेल डिपार्टमेंटल स्टोर है तो रिटेल स्टोर का भी फैसला हो सकता है। ये आपकी कोई सर्विस भी हो सकती है। मसलन एक इदारा आफ्टर सेल सर्विस देता था, वारंटी की आफ्टर सेल सर्विस, वो चाह रहा है कि अब आफ्टर सेल सर्विस को क्या कर दिया जाए, चलाया जाए या खत्म कर दिया जाए। आफ्टर सेल सर्विस या एक इदारा कोई भी चीज चलाए अगले 1 साल या 2 साल, या उसको बंद कर दे, प्रोडक्ट है, डिपार्टमेंट है, सर्विस है, तो उसकी अप्रोच क्या है। अप्रोच ये है कि आपने रेलेवेंट इनकम और रेलेवेंट एक्सपेंस निकालने, टेबल बना के, किस ऑप्शन के, अगले साल। वैसे तो ये 4-5 साल का डाटा लेके करते हैं, हमारा आई कैप हमसे 1 साल का लेके करवा रहा है डाटा, क्योंकि हमारे सिलेबस में शॉर्ट टर्म डिसीजन मेकिंग है। कौन सी, वैसे रियल लाइफ में ये डाटा 1 साल का डाटा लेके नहीं करते, ये अगले 4-5 साल का डाटा लेके करते हैं। तो 4-5 साल का डाटा जब लेते हैं तो फिर वो सवाल लेंथी हो जाता है, फिर वो एमएफए में घुस जाते हैं। एमएफए में है कि डिसीजन आपने अगर लेना है तो 4 साल का 3 साल का लेना है। तो यहाँ कॉन्टिन्यू ऑप्शन के साथ अब ये छोटा सा एस लिख दें। ये मैंने कहा था मैंने चेंजेस करानी है, तो ये कॉन्टिन्यू ऑप्शन के आगे छोटा सा लिख दें एस। 271 पेज है। इस एस का क्या मतलब है, नहीं नहीं, ये ऑप्शन के आगे लिखा है मैंने। हाँ, कॉन्टिन्यू ऑप्शन के अंदर आई कैप ने ना कई दफा 2-3 फर्दर सब ऑप्शंस दी होती हैं कि हम स्टोर को अगले साल जब चलाएंगे या प्रोडक्ट बनाएंगे तो इसके हम 30,000 यूनिट भी बना के बेच सकते हैं, 40,000 यूनिट भी बना के बेच सकते हैं, और 50,000 भी। यानी कॉन्टिन्यू ऑप्शन है एक ही, लेकिन आई कैप ने जानबूझ के उसको भी सब ऑप्शंस में क्या किया होता है, सब डिवाइड, ताकि आपको तंग किया जा सके। यानी वो कहता है कॉन्टिन्यू एट 30,000 यूनिट्स, कॉन्टिन्यू एट 40,000 यूनिट्स, कॉन्टिन्यू एट 50। बच्चे समझते हैं ये 3 ऑप्शन है, ये एक्चुअली 3 सेपरेट ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन एक ही है, कॉन्टिन्यू। अब वो कॉन्टिन्यू के टेबल के अंदर फर्दर कॉलम बन जाएंगे आपके कि किस लेवल पे कॉन्टिन्यू करना है आपने। इसीलिए मैंने आगे क्या लगा दिया, एस। ऐसा भी हो सकता है कि आई कैप ने एक ही वॉल्यूम दिया हो कि नहीं हमने 30,000 यूनिट पे ही कॉन्टिन्यू करना है, तो कोई मसला नहीं। ऑप्शन या ऑप्शंस, कॉन्टिन्यू की जितनी भी ऑप्शंस होगी आपने उनको पहले सॉल्व करना है। अब कॉन्टिन्यू ऑप्शन जो होती है ना, उसमें आपने एक किस्म की छोटी सी इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं। ये देखिए नीचे लिखा हुआ है कॉन्टिन्यू ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले तो जिस प्रोडक्ट को हम कॉन्टिन्यू करना चाह रहे हैं या बंद करना चाह रहे हैं, उसका फ्यूचर का रेवेन्यू, अगर हम उसको अगला 1 साल चलाएं तो हमें फ्यूचर रेवेन्यू कितना आएगा। उसके बाद मटेरियल की रेलेवेंट कॉस्ट, लेबर की, वेरिएबल एफओएच की, वेरिएबल सेलिंग, एट्रीब्यूटेबल फिक्स एफओएच, एट्रीब्यूटेबल फिक्स सेलिंग मार्केटिंग, नॉन करंट एसेट को यूज करने की। ये इन्वेंट्री नहीं है, बाकी ये इनकम स्टेटमेंट टाइप ही बनी हुई है रेलेवेंट कॉस्टिंग से। ऊपर सेल लिखी है कॉन्टिन्यू करने की वजह से, और नीचे क्या लिखी है, सारी वेरिएबल, सारी प्रोडक्शन नॉन, सब तरतीब से लिखी जा रहे हैं बस। अच्छा, ये भी जरूरी नहीं है, जो चीज पहले आ जाएगी रेलेवेंट कॉस्ट वो मैं लिख दूंगा, तरतीब मैटर नहीं करती। बस आप हेड्स देख लें और आपको ये बाद में नतीजा आप निकालेंगे कि ये छोटी सी इनकम स्टेटमेंट टाइप ही बनी हुई है रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पे। तो कॉन्टिन्यू ऑप्शन में आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग की बेस पर छोटी सी एक इनकम स्टेटमेंट टाइप ही बनानी है। इसमें कोई ऐसी कॉस्ट नहीं लिखनी जो माजी की हो, कोई ऐसी कॉस्ट नहीं लिखनी जो नॉन कैश हो, कोई ऐसी कॉस्ट नहीं लिखनी जो कंटिन्यू करें या शट डाउन करें वो कॉस्ट होनी है, उसको लिखने की जरूरत नहीं। वो कॉस्ट लिखनी है जो कंटिन्यू करें तो पे करनी पड़े, शट डाउन करें तो पे, तो फिर वो कंटिन्यू में लिख के छोड़ देनी है आपने। समझ आ गई। ऐसे नहीं करना कि यहाँ कंटिन्यू में भी लिख दो और शट डाउन में जाके उसको एज अ सेविंग भी लिख दो, ये डुप्लीकेशन नहीं करनी, ये 2 नंबर ही है।
जो चीज मैंने कंटिन्यू ऑप्शन में लिख दी वो कंटिन्यू में आएगी, वो शटडाउन में खिचड़ी नहीं पकानी कि एक पॉइंट इधर भी आ गया उधर भी आ गया। उधर तब आ सकता है कि जब वो ये कहे कि अगर आप कंटिन्यू करेंगे तो खर्चा 50,000 का होगा, अगर आप शटडाउन करेंगे तो खर्चा 30,000 का होगा। तब तो फिर मैं 50 और 30 लिख सकता हूँ, या 20 ही लिख दो नेट जहां आ रहा है। अदरवाइज क्या नाम है, दोनों में वो कोई खर्चा कॉमन नहीं आना, उसका अपनी वो खर्चे बेनिफिट कॉस्ट है, दूसरे टेबल के अपने हैं। तो ये कॉन्टिन्यू ऑप्शन का है। उसके बाद आपने जब शटडाउन करना है तो शटडाउन ऑप्शन में क्या क्या आ सकता है? पहला पॉइंट क्या है जी, कोई बच्चा बता सकता है इसको, क्या कहना चाह रहा है? मतलब ये क्या मतलब है इसका? हाँ, वो कहेगा आपको कि आपकी 4-5 प्रोडक्ट है, उनमें से आप जब ये एक प्रोडक्ट फारिग करेंगे तो इससे रिलेटेड एक फैक्ट्री अलहदा थी या वेयर हाउस था, हम उसको किराए पे दे देंगे, तो किराया आपकी रेलेवेंट इनकम हुई। लेकिन ये कंटिन्यू ऑप्शन में नहीं आएगा, शटडाउन वाले ऑप्शन में रेंटल इनकम आएगा जब आप उसको किराए पे देंगे। उसके अलावा और क्या आ सकता है? एडिशनल सेल ऑफ, ये क्या मतलब है, कोई बता सके जी? हाँ, हम करना क्या चाह रहे हैं, हमारी 4 प्रोडक्ट है ABCD, हम डी प्रोडक्ट को बंद कर रहे हैं अंडर परफॉर्मिंग, और उससे जो रिसोर्सेज खाली होंगे वहां पर हम एक नई प्रोडक्ट लाना चाह रहे हैं ई। तो वो जो नई प्रोडक्ट हम ई लॉन्च करेंगे ना, ये उसकी एडिशनल क्या होगी, सेल। अब आपने ये नीचे देखें तो ये नजर आ रहा होगा, एडिशनल वेरिएबल कॉस्ट ऑफ, एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ, इसके साथ एरो बना के लिख लें। अगर कोई बच्चा ये दोनों नहीं लिखना चाहता, सेल और वेरिएबल कॉस्ट, तो एक्चुअली हमने जैसे पिछले सवाल में नहीं लिखा, अभी एडिशनल कंट्रीब्यूशन लिख सकते हैं हम। क्या लिख सकते हैं? अभी मैंने किया था ना एडिशनल कंट्रीब्यूशन। वो बच्चे सवाल पूछते हैं बाद में, सर आपने कंट्रीब्यूशन क्यों नहीं लिखा? बेटा आपने अगर कंट्रीब्यूशन लिखना हो ना, फिर ये दोनों चीजें नहीं लिखते। हाँ, फिर आप सेल नई प्रोडक्ट की माइनस वेरिएबल कॉस्ट करके जो एडिशनल कंट्रीब्यूशन है सिर्फ वो लिखते हैं फिर न्यू प्रोडक्ट का। वो बस मैं फॉर्मेट टाइप कर रहा था तो मेरे दिमाग में ये आ गया तो मैंने लिख दिया। बाकी ये कोई मिस्टेक नहीं काउंट होगी अगर किसी बच्चे ने सेल, लेकिन अगर खाली सेल लिखा तो गलत है, खाली वेरिएबल कॉस्ट लिखा तो भी गलत है। या तो सेल और वेरिएबल कॉस्ट लिखें, और अगर दोनों नहीं लिखना चाह रहे तो फिर क्या लिखें उसके मुतबादिल। तभी मैंने दोनों पे एरो बनाया है कि अगर आप ये दोनों नहीं लिखना चाह रहे तो इसके मुतबादिल ऊपर रेलेवेंट इनकम में लिखेंगे जाके एडिशनल कंट्रीब्यूशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट। और शटडाउन में क्या आ सकता है? एडिशनल फिक्स कॉस्ट ऑफ न्यू प्रोडक्ट आएगी, ठीक है, ये कंट्रीब्यूशन में नहीं आती, फिक्स कॉस्ट अलहदा लिखते हैं, कंट्रीब्यूशन में तो आती सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट है। और ये क्या होती है, रिडंडेंसी पे कॉस्ट, ये क्या होती है? रिडंडेंसी कॉस्ट क्या होती है? होता यह है कि जब आप किसी इदारे में लेबर को, जिस प्रोडक्ट को आप बंद कर रहे होते हैं ना, उसकी लेबर की छुट्टी कराते हैं, तो लेबर को लगता है हमें अनफेयर इन्होंने फारिग किया, वो कोर्ट में चले जाते हैं। तो लेबर कोर्ट में ना जाए इसीलिए इदारा क्या करता है, कई दफा लेबर को फारिग करते हुए उसको एक लमसम पेमेंट भी करता है फाइनल सेटलमेंट की, कि जनाब कोई अपना काम कर लीजिएगा, या कुछ आपकी इतने महीनों की सैलरी हम आपको दे के फारिग कर रहे हैं ताकि आपका घर का किचन का कोई मसला ना हो। ये इदारे की तरफ से एम्प्लॉयज को एक गुड जेस्चर में और अपने आप को प्रोटेक्ट करना है लीगली, कि ये कोर्ट में जाए भी तो कहें पाना सीधे पैसे भी देते हैं, जान इन्हें शुक्रिया भी अदा करते हैं, नल पैसे भी देते हैं। तो फिर हम वर्कर को लम सम एक हैवी अमाउंट दे देते हैं। इसको किसी दौर में पाकिस्तान में बैंकिंग इंडस्ट्री में गोल्डन हैंडशेक के नाम से दिया गया था। बैंक में वो मुलाजिम जो समझते थे ना ये नखट्टू है इनको छुट्टी करा दो, तो उनको बैंक वालों ने सीधा सीधा ये नहीं कहा कि चलो निकलो, उन्होंने कहा जी आप अगर अभी रिटायर होते हैं ना या अभी बैंक छोड़ते हैं तो आपको हम इतने लाख की पेमेंट करेंगे, आप उससे जो मर्जी करें, अदरवाइज आपको पता है बाद में तो फिर पेंशन नहीं है या खत्म हो रही है आगे पेंशन। तो फिर वो कई लोगों को इस तरह फारिग किया था, वो रिडेंडेंसी पेमेंट थी जो किसी भी एम्प्लॉय को एट द टाइम ऑफ फायरिंग या निकालते हुए या उसकी छुट्टी कराते हुए या उसको फोर्सफुल रिटायर करते हुए देते हैं। समझ आ रही है? उसके बाद फाइन और पेनल्टीज भी आ सकती हैं
कि आपने किसी भी सप्लायर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, जब आपने प्रोडक्ट को बंद किया तो सप्लायर से कहा जी अब हमने रॉ मटेरियल नहीं लेना। क्या नहीं लेना? तो बाद सप्लायर होते हैं जिनके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पे पेनल्टी हमने एग्री की होती है, तो फिर हमें वो सप्लायर को क्या देनी पड़ेगी? पेनल्टीज, अगर एग्री की हुई है। अगर कोई एग्री नहीं है बल्कि ये है कि एनी टाइम कॉन्ट्रैक्ट कैन बी टर्मिनेटेड, तो फिर ये पॉइंट नहीं आएगा, फाइन पेनल्टीज वाला पॉइंट नहीं आएगा। और ठीक है, शट डाउन का डाटा कम है, ज्यादा डाटा किसका है? अच्छा, अब जब आप ये कंटिन्यू ऑप्शन में आते हैं तो ये भी पॉजिटिव आएगा और ये भी पॉजिटिव आएगा, तो दोनों पॉजिटिव में से आपने वो सेलेक्ट करना है जो हायर ऑफ है। आपने कौन सा सिलेक्ट करना है? हायर। बाज दफा दोनों नेगेटिव आ जाते हैं, ये इसमें मिसिंग है। बाज दफा दोनों आंसर नेगेटिव में आ जाते हैं, यानी दोनों ऑप्शन में बेनिफिट कम होते हैं, खर्चे क्या होते हैं? दोनों नेगेटिव है। अब उसने कहा होता है इनमें से एक तो करना है, बताओ कौन सा करें? तो अगर दोनों नेगेटिव है उनमें से कोई सिलेक्ट करना है, तो जो कम नेगेटिव है। और अगर ऐसे आ जाए कि इधर पॉजिटिव है मिसाल के तौर पर और इधर नेगेटिव है, हाँ जिधर पॉजिटिव है, या इधर नेगेटिव है और इधर पॉजिटिव है, तो फिर आपने वो ऑप्शन सेलेक्ट करनी है जहां पे पॉजिटिव। और ठीक है, कर लोगे कि नहीं? जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव आए, मेरे नोट्स में तो मैंने पॉजिटिव लिख दिए टाइपिंग के वक्त, लेकिन वो अब आपको सवाल के ऊपर डिपेंड करेगा। दोनों नेगेटिव भी आ सकते हैं, अगर दोनों नेगेटिव में से कोई एक सेलेक्ट करना हो, उसने पूछा हो, तो फिर जो लोअर ऑफ है। कल इसकी प्रैक्टिस है, बस खत्म हो गया आज का लेक्चर। आपने ये फॉर्मेट जरा रिवाइज करके आना है। कल जब हम सवाल कराएंगे ना, तो इसका फॉर्मेट सामने नहीं रखेंगे। क्यों? ये फॉर्मेट में तो मैंने कम लिखी हैं चीजें, वहां सवाल में तो बहुत ज्यादा होती हैं। और ये तरतीब, टेबल्स की तरतीब यही होगी, लेकिन टेबल के अंदर जो आइटम है वो सारी जरूरी नहीं ये होंगे। इनकम तो यही होगी, बाकी एक्सपेंसेस में बहुत ज्यादा डिटेल होगी, बहुत ज्यादा। चलो, कल हम करेंगे हैवी सवाल इसके, तो कल जरा प्रैक्टिस मुश्किल है, तो कल शटडाउन के सवाल करने हैं। कल पहले छोटी एग्जांपल करेंगे, इसकी है ना नोट्स में एग्जांपल, देखना। एग्जांपल 1 करेंगे जी पहले, फिर उसके बाद आएंगे एग्जांपल 1 के बाद ये वाला क्वेश्चन करेंगे, क्या नाम है, ये बहुत अच्छा है, ये क्वेश्चन 2। तो मैंने मेन कल क्वेश्चन 2 करवाना है। आप लोगों ने क्या होमवर्क करके आना है? कुछ नहीं, नहीं वो जो सवाल दिए हुए ना मैंने, पिंक लिमिटेड का आज आपने सवाल किया है, तो कुछ लोगों ने नहीं किया, कोई मसला नहीं, पकड़ लेंगे कल परसों तक। तो दूसरा सवाल जो इसके साथ असाइनमेंट वाला, वो कौन सा था? वो करके आना है, मुझे नहीं पता अब उसका क्या नाम था, सन फैशन लिमिटेड, ये करके आना है। पिंक लिमिटेड वाला सवाल में कोई प्रॉब्लम अभी डिस्कस नहीं होगी, सिर्फ उन बच्चों की जिनको क्या चेक कराना है। आप दो हैं और इधर से वो जवान जी, आपने चेक कराना है। आप बैठ जाएं, बाकी जा सकते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। हाँ जी, एक खातून, बल्कि फैकल्टी रूम में आ जाओ, आ जाओ भी हजरात, तुम भी आ जाओ जवान। सवाल अभी आज नहीं, पिंक लिमिटेड से रिलेटेड नहीं जी, क्लास के स्टार्ट में तो टाइम दिया था यार, कल पूछना आप, कल छोटा सा हो जाए कल जी, पूछे। वो लड़कियों ने जाना है, अंधेरा हो जाना है, फिर कोई गल नहीं। चलो, लेबर कॉस्ट जी, किसका? वहां पे यूनिट्स 20% इंक्रीज करें, तो वेरिएबल कॉस्ट इंक्रीज हुई। हाँ, तो ये आपके यूनिट कम बने हैं ना, तो ये 15,000 यूनिट के लिए मैंने वेरिएबल कॉस्ट कम यूनिट्स के लिए 18 की नहीं ली। ठीक है, चलो आ जाओ।